एक्सचेंज कंपनीज हैं, वहां पे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, बिकॉज दे आर मच श्योर कि अगर ईरान से ये पाबंदियां हो जाती हैं तो ईरान का जो करेंसी जो तुमन है वो शायद बहुत ज्यादा वैल्यू गेन कर जाए एकदम से। तो ईरान डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी है इस वक्त, और ईरान ने इस जंग में बड़ा वाइसली प्ले किया है, ईरान ने बड़ी बहादुरी से ये जंग लड़ी है। तो ईरान को ये बेनिफिट, एटलीस्ट ये बेनिफिट मिलना तो चाहिए और मिलेगा भी। अच्छा आमिर साहब, चीन और रूस की ईरान की हिमायत और उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी भी जंग थी, अब हमारे पास जो एक आती थी कि जी ईरान के पास जी 4700 लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, 4700, लेकिन ईरान ने जो मिसाइल फायर किए हैं वो तो शायद 14,000 मिसाइल फायर कर दिए। तो इसका मतलब है कोई ना कोई इमदाद किसी ऐसी जगह से आ रही थी। चाइना ने बिल्कुल, इवन जब डायलॉग शुरू हुए तो चाइना ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वी आर विद पाकिस्तान, यानी इसका मतलब है कि ये जो डायलॉग्स हो पाकिस्तान में रहे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के साथ शामिल हैं और खड़ी हैं। सिमिलरली रशिया ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, बल्कि रशिया ने तो यूक्रेन वॉर का हिसाब जो है वो मिडिल ईस्ट वॉर में पूरा किया है। मैं ये समझता हूँ, और रिसेंटली वो बयान जो कि सदर पुतिन का आया था वो इतना हार्ड था, और वो किसके अगेंस्ट था? वो जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बिट्रे करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नो, वी आर नॉट दैट पीपल, तुम हमारे बारे में जरा सोच समझ के बात करना। तो ये डेफिनेटली ये वॉर जो थी ये लड़ी एक एरियल वॉर के तौर पे गई, लेकिन इसमें दुनिया के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स शामिल थे। ये स्टेज जो सजा है ये खाली ईरान और अमेरिका का स्टेज नहीं था, बल्कि इस स्टेज में और भी ऐसे एक्टर्स थे जो बिहाइंड द सीन थे। आई रियली होप, क्योंकि अब चाइना के तो इंटरेस्ट में है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो। नंबर वन, उनकी डिपेंडेंस है, वो तकरीबन 42 अरब डॉलर का सालाना तेल ईरान से सिर्फ चाइना खरीद रहा था, सबसे बड़ा बायर था उनका। तो उसकी जो इकोनॉमी है जाहिर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि मेरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो। सो दैट इज वन रीजन आई सीरियसली फील कि ये जो चाइना है या रशिया है, इट इज नॉट ओनली बिहाइंड द सीन बट कमिंग ऑन अप फ्रंट, दे आर इन फेवर कि ये अब वॉर का खत्म हो जाना ही बनता है। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन वो कभी नहीं देखी गई। जी ऐसा ही है। अच्छा आमिर साहब, ईरान आबने हरमस पर टैक्स और जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला भी चाहता है, तो क्या अमेरिका ये मुतालबा मान लेगा? अच्छा, अब देखिए, आबने हरमस पर वो जो टैक्स लेना चाहता है, आई फील दिस इज अ टाइम बीइंग स्ट्रेटजी, क्योंकि वो एक खुला समंदर है, और वो अपना हरमस एक साइड से अगर ईरान के बॉर्डर के साथ है तो उसके सामने मस्कत का भी बॉर्डर है, एंड यूएई बॉर्डर इज नॉट वेरी फार अवे। सिमिलरली हमारी गवादर इज ऑन अ स्ट्रेटेजिकल पोजीशन, सो दिस इज नॉट समथिंग गोइंग टू हैपन। इट इज नॉट लाइक अ स्विस कैनाल की जो किसी के रूट पे बनी हो। तो उन्होंने ये मुतालबा तो किया, मुतालबा कर लेने में हर्ज कोई नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप निगोशिएशन टेबल पे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जो है ना वो टेबल पे रखें। बट व्हाट आई एम श्योर कि ये आपने हरमुज से, जैसे उन्होंने $2 मिलियन लेने शुरू कर दिए थे कि जी ठीक है वो हम चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और फिर आपने हरमुज में एक सेफ पैसेज मौजूद है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ईरान ने अपनी माइंस बिछाई हुई है, लेकिन कुछ इलाका उन्होंने खाली छोड़ दिया हुआ है, और वो इलाका डिफाइंड है। तो ये मुतालबा करना ठीक है, ईरान मुतालबा कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मुतालबा जो है ना वो मंजूर नहीं होगा, बल्कि जो मुतालबा मंजूर होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज अबाउट कि ईरान की एक्सपोर्ट्स की, अगर ऑयल की एक्सपोर्ट परमिशन हो जाती है तो वो ईरान ये समझे कि ईरान ने इस सदी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। जी जी, ठीक कहा आपने। आमिर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर रिपोर्टिंग मुजाहिद जाफरी ने और सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद अली साहब ने। नौशाद अली साहब बताइएगा कि इस्लामाबाद में अमन के लिए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आज से आगाज़ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? यकीनन पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है, और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद पे हैं। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि एक वक्त आया था कि कहा यह जा रहा था कि ये तीसरी जंग अजीम शुरू होने को है, क्योंकि जब ये बात की जा रही थी इसराइल और अमेरिका की तरफ से कि वहां पर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उस वक्त
रूस, चीन और पाकिस्तान ने भी ये वाज़ेह कर दिया था, अमेरिका के ऊपर भी और इसराइल के ऊपर भी, कि अगर ईरान के ऊपर कोई ऐसा हमला हुआ तो फिर जो इसराइल है उसके ऊपर भी इसी नौइयत के हमले किए जाएंगे। तो ये एक ऐसा मामला था कि जो दो मुतहारिब ग्रुप हैं उनके दरमियान बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये जो है ये बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस जंग का हिस्सा बन सकते थे, क्योंकि हुआ ये था कि जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक जो हैं उन पर भी हमले शुरू कर दिए थे। वहाँ के जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उनको टारगेट्स किया जा रहा था। अब इस सिचुएशन के अंदर चूंकि जंग फैली हुई नजर आती थी, ये दो सिर्फ जैसे कह लीजिए कि ममालिक के दरमियान जंग नजर नहीं आ रही थी, ये जंग फैलती नजर आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अरब ममालिक हैं उनको बड़े कंस्ट्रेंट का मुजाहिरा करने के लिए आमादा किया। आप जानते हैं कि कुवैत ने, कतर ने और सऊदी अरब ने कोई हमला जो है वो ईरान पर नहीं किया, एक मिसाइल भी फायर नहीं किया। हालांकि कतर की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पास जो कहते हैं लेटेस्ट जो अस्करी इक्विपमेंट मौजूद है, उनके पास दुनिया के जदीद तरीन जो जंगी तैयारे हैं, सऊदी अरब के पास भी जंगी तैयारे जदीद तरीन हैं, F-35 से नीचे यानी 6th जनरेशन से नीचे जितने स्टेल्थ तैयारे नहीं है, लेकिन बाकी स्टेल्थ से पहले की जितनी जनरेशन है वो सारी उनके पास मौजूद है। इसी तरह से कुवैत के पास भी एक आर्मी अपनी है, लेकिन उन्होंने ईरान पर कोई हमला नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान मुसलसल उनको ये समझाता रहा कि अगर आप भी इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर ये मसला जो है ये इस हद तक काबू से बाहर हो सकता है कि ये तीसरी जंग अज़ीम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सो पाकिस्तान अब जब इस वक्त जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट के ऊपर आप जानते हैं कि अमरीकी सदर ने 2 हफ्तों का वक्फा दिया, इन मुज़ाकरात की बात की गई, इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात इससे पहले भी की गई थी। उस वक्त अभी ये बात चल ही रही थी कि जब बहुत सख्त पैगामात एक दूसरे की तरफ से आए और हमले जो हैं वो शदीद नौइयत की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे हालात में जब पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया और अमरीकी जो सदर हैं उनको राजी किया इस बात पे कि आप 2 हफ्तों की जंगबंदी भी करें और साथ ही मुज़ाकरात को दोबारा से शुरू करें। माज़रत चाहूंगा, ईरान जो है अगरचे कि वो इस वक्त थोड़ा सा खाइफ कह लीजिए या थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं शो कर रहा अमेरिका के ऊपर, उसकी वजह यह है कि 2 दफा पहले उन्होंने मुज़ाकरात की और दोनों मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने ईरान पर हमला किया, जून में भी गुज़िश्ता साल और उसके बाद इस साल 28 फरवरी को भी। तो अब ये जो मामला है ये इस हद तक बढ़ चुका था कि कहीं ना कहीं ये ख्याल किया जा रहा था कि इसके अंदर बहुत से ममालिक जो है वो कूद सकते हैं। यूरोप ने अगरचे शुरू दिन से ये जब ईरान पर हमला हुआ, आयतुल्लाह खामनाई जो है वो उनके ऊपर उनको शहीद किया गया, तो उसके बाद से नेटो और यूरोप वो इस जंग के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए। अरब ममालिक ने भी रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया पाकिस्तान के कहने पे, तो नतीजा ये हुआ कि इस जंग को महदूद करने की कोशिश की गई शुरू दिन से। पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ और उस कामयाबी के नतीजे में चूंकि पाकिस्तान ने दोनों जो पार्टियां हैं दोनों पार्टियों को न्यूट्रल रहते हुए कोशिश की कि अमन जो है ना वो बहाल किया जाए। वो उन्होंने किसी एक साइड नहीं ली किसी की, उन्होंने सिर्फ ये है कि जिन पे हमला हो रहे थे या जो जिनकी सॉवरेनिटी, जिन अरब ममालिक की सॉवरेनिटी के मामलात के ऊपर जो बात हो रही थी, तो उन्होंने उसके ऊपर भी पाकिस्तान के कहने पे जो है ना सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। खास तौर पर सऊदी अरब ने बहुत जिसे कह लीजिए कि एक रीजनेबल किरदार निभाया, क्योंकि सऊदी अरब ममालिक को लीड करता है, अगरचे कि यूएई जो था वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव था और चूंकि वो इसराइल के करीब भी है, तो वो कहीं ना कहीं वो चाहता था कि वो इस सारे मामले के अंदर रिटेलिएट करे, जवाब दे। लेकिन सऊदी अरब की वजह से चूंकि पाकिस्तान सऊदी अरब को समझा रहा था और सऊदी अरब चूंकि अरब वर्ल्ड को लीड करता है, इसलिए कहीं ना कहीं यूएई को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया, जिसके नतीजे में पोजीशन इस तरह की बनी कि क्योंकि पाकिस्तान दोनों पार्टियों का, इस वक्त अमेरिका का भी और ईरान का भी, जो सबसे काबिल एतमाद इस वक्त मुल्क था जो दोनों तरफ ब्रिज कर सकता था वो सिर्फ पाकिस्तान था पूरी दुनिया में। तुर्की के साथ भी कुछ ईरान के मसाइल रहे हैं। मिस्र जो है वो समझा जाता है कि वो अमरीकी लॉबी है या इसराइल के साथ ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू ईरान, तो ईरान के उसके ऊपर भी थोड़ी सी रिजर्वेशन थी। अमूमन जो मीडिएटर होता है या जो मीडिएशन की फैसिलिटेट करता है, जैसे हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमको मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर बराह रास्त
कोई दोनों पार्टियों को कुछ बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको, जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि आप लोग मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं, आप लोग एक दूसरे पे गोला बारूद ना फेंकें। आपके जो भी मामलात हैं, चूंकि मामलात तो एक तरह से तय हो चुके थे, बात ये कही गई मिस्री वजीर खारजा की तरफ से भी की गई थी कि जब आयतुल्लाह खामनाई पे हमला हुआ था उस वक्त तकरीबन ईरान के और अमेरिका के मामलात तय पा गए थे। सो अब सिर्फ मामला जो है, ये जो अभी हमारे दोस्त हैं आमिर साहब ये बात कर रहे थे आबनाए हुर्मुज़ की, तो अब जो नई चीज इसमें ऐड हुई है वो सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ का मामला है। क्या दुनिया जो है वो इस चीज पे एग्री करेगी? यूरोप इस पे एग्री नजर नहीं आता, अरब ममालिक एग्री नहीं करते इस बात से कि ईरान वहां से टोल टैक्स ले, लेकिन ईरान काफी हद तक इस पर बार बार ये बात कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ अब फ्री जो है ना पैसेज नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ टोल टैक्स देना पड़ेगा, और उसके लिए उसने ओमान को भी तैयार कर लिया है। तो आमने सामने दोनों साइड्स जो हैं, ओमान और ईरान जो है वो चूंकि एग्री कर गए हैं इस मामले से, और हो सकता है अभी कहा यह भी जा रहा है, सुनने में आ रहा है, इतलात मिल रही हैं कि ईरान और ओमान का डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, जिसके तहत ईरानी जो फोर्सेस हैं वो ओमान की साइड पर चली जाएंगी और दोनों तरफ सिक्योरिटी जो है वो ईरान इसकी संभालेगा। तो अगर ये इस तरह का पैक्ट हो जाता है तो हो सकता है कि दुनिया को इससे एग्री करना पड़े कि कुछ ना कुछ टोल टैक्स देना पड़े, और उसके बाद जो है ना ये मामला बने। बाहर तौर जो दुनिया के लिए शायद टोल टैक्स इतना बड़ा मसला नहीं, असल मसला ये है कि क्या ये जो जो वहां से जो गुजरने वाले जहाज हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ है, वो महफूज है। तो अगर वो महफूज हैं और उनकी तरसील जो है बिला रुकावट जारी रहती है, तो हो सकता है कि जो दुनिया के बाज़ ममालिक हैं वो इस मामूली किसी टोल टैक्स के ऊपर एग्री कर जाएं। टोल टैक्स इसलिए भी जरूरी है, ये एक पॉइंट ईरानी जो 10 निकाती जो जिस पे एग्री किया था अमेरिका ने, जिस पे ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात की जा रही है, उसके अंदर ये चीज मौजूद थी कि जो कॉम्पनसेशन है इस जंग की, जो हमला चूंकि अमेरिका और इसराइल ने किया था ईरान पर, इसलिए इसकी कॉम्पनसेशन भी जरूरी है, क्योंकि ईरान में बड़ी बड़े बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वहाँ 75,000 के करीब इमारतें जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं, उनकी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचा है। तो इस सारे की रीहैब के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज कीजिए कि ऐसा नहीं हो पाता, तो दूसरी सूरत यह है कि ये जो सैंक्शंस की बात की जा रही है, ऑयल एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, जो इजाजत एनर्जी एक्सपोर्ट करने की उसको ईरान को मिले तो वो भी उसको रियाब करने में मदद तो दे सकती है। लेकिन ईरान की कोशिश ये होगी कि जिस तरह नहर सुईज का टोल टैक्स जो है वो लिया जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी इस पैसेज से भी कुछ ना कुछ टोल टैक्स दिया जाए, ये फ्री पैसेज ना रहे। बहरहाल चूंकि मुज़ाकरात पर की टेबल पे अमेरिका और ईरान इस वक्त बराह रास्त बैठे हुए हैं, जो हमारी कामयाबी थी, हमारी सक्सेस यही थी कि हम दोनों फरीकों को लाकर टेबल पर सामने बिठा दें। अब ये उन दोनों फरीकों पर मुनहसर है कि वो इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाते हैं या नाकाम कर देते हैं। पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश ये होगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी तक जो, जिस तरह मैंने आपको अरब ममालिक के रिस्ट्रेंट का बताया, इसी तरह अमेरिका को भी पाकिस्तान ने जो है वो जो लबनान पे अटैक हुआ इसराइल की तरफ से, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कन्वे करवाया, ये बावर कराया कि अगर आप इस तरह के काम जारी रखेंगे, यानी इसराइल जो है अगर वो लबनान पर हमलावर रहेगा, तो ईरान जो है वो किसी सूरत जो है वो इन जो टॉक्स के अंदर वो कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं आएगा, वो एतमाद नहीं करेगा। क्योंकि आपका जो दो तीन दफा पहले भी यही हुआ है कि मुज़ाकरात, एक तरफ आप मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ आप हमलावर हो जाते हैं। तो उसके बाद अमेरिकी सदर ने बड़े सख्त लफ्जों में इसराइली वजीर आजम को सर्जनिश की है। सर्जनिश करने के बाद उनको लबनान के साथ मुज़ाकरात करने का कहा है। बाज जो बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो जो वहां पे मुज़ाकरात होंगे वो डमी होंगे, एक्चुअल मुज़ाकरात लबनान के ऊपर भी यहाँ पर अमेरिका और ईरान के दरमियान ही होंगे, क्योंकि 10 निकाती एजेंडे में लबनान शामिल था। ये इसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने भी की है कि ये जो 10 निकाती एजेंडा है उसके अंदर लबनान शामिल था। उसके अंदर लिखा है ईरान और उसके इत्तहादी ममालिक बशमूल लबनान। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये जो मुज़ाकरात यहाँ पर होंगे, इसी के अंदर लबनान का मामला भी तय होगा, और एक्चुअली यहाँ पे जो बात तय होगी वही सबके लिए काबिल अमल होगी। क्योंकि जब अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात में ईरान से बात कर रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है, पूरी दुनिया की नजरें हैं और वो पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि ये जो है ना नतीजा खेज हो, और कभी इम्कान है कि ये नतीजा खेज होंगे, क्योंकि इसके मेन मामलात पहले तय हो चुके हैं। यानी जो एटमी मामलात हैं, यूरेनियम अफजूदगी का मामला है, यूरेनियम किसके हवाले का, ये सारे मुज़ाकरात पहले एक वक्त में अग्री किए जा चुके हैं। अब सिर्फ जो मामला है वो आबनाए हुर्मुज़ का है और आइंदा हमला ना करने का मामला है, जिसके ऊपर ईरान ने गारंटी लेनी है। और इस मामले के ऊपर आकर आइंदा से ये जो इसराइल की गारंटी जो है वो अमेरिका ने देनी है,
और एक एक सेट पैटर्न मशरिक वस्ता का तय किया जाना है कि ईरान किसी पर हमलावर नहीं होगा और ना कोई ईरान पर हमलावर होगा, इसके दरमियान बातचीत है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं ये न सिर्फ मानी खेज साबित होंगे बल्कि दुनिया के अमन में बड़ा किरदार अदा करेंगे। और इन मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन और रूस वॉर के अंदर भी ये बात कही जा रही है कि यूक्रेन भी जंगबंदी के लिए रजामंद है, वो भी कोशिश कर रहा है और हो सकता है इसके फौरी बाद वो यूक्रेन की जंग भी बंद हो, जिससे दुनिया में जो इन्फ्लेशन पैदा हुई थी यूक्रेन की वॉर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कूल डाउन होना शुरू हो। अच्छा नौशाद साहब, अम मुआहिदा या जंग बंदी की मुद्दत में तौसीह की सूरत में आलमी मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं? देखिए, आलमी मईशत पर आप देख ही रहे हैं कि जब ये जंगबंदी जैसे ही जंगबंदी हुई तो जो डॉलर जो ऑयल था वो $120 की तरफ जा रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन आना शुरू हो गया। वो $100 के करीब नीचे ऊपर हो रहा है, यानी अभी $10-12 ऊपर नीचे हो रहा है तेल। लेकिन अगर ये जो जंगबंदी है इसकी तौसीह का मामला नहीं, अब मुकम्मल जंगबंदी का मामला है। यानी ये जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी जो है इसको मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील किया जाएगा, यानी मुआहिदे की शक्ल दी जाएगी। और अगर मुआहिदा अनाउंस हो जाता है तो ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ये अल्टीमेटली बहुत तेजी से ड्रॉप करेंगी और इसकी जो पहली रेंज है वो $60-70 के करीब है जो ये डिक्लाइन करेगी। फिर रूस और यूक्रेन की वॉर अगर खत्म होती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये डॉलर मजीद सस्ता होगा और जैसे जैसे डॉलर सस्ता होता ऑयल सस्ता होता चला जाएगा वैसे वैसे जो है वो दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो ऑयल है ये दुनिया की हर जो आपका जिसे कह लीजिए कि चाहे कमोडिटी हो, चाहे उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फ्रेट हो, ये उन तमाम को अफेक्ट करता है। तो अगर आपके थ्रू आउट आपकी अशियाए ज़रूरिया जो है या आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं उनकी कॉस्ट कम होना शुरू हो तो आपकी चूंकि लागत कम होती है, आपके मंथली बजट पे बोझ कम होता है, तो आपके पास फिस्कल स्पेस बनती है और जब फिस्कल स्पेस बनती है तो डेवलपमेंट शुरू होती है। अभी तक जो दुनिया की मईशतें हैं कोविड के बाद से अब तक ये प्रॉब्लम में है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अमेरिका जो है वो रिसेशन में एंटर हो रहा है, वहां फाइनेंशियल रिसेशन आ रहा है क्योंकि उनके अपनी डायनामिक्स है यूएस इकोनॉमी की, और यूएस इकोनॉमी चूंकि ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा मेजर एलिमेंट है इसलिए वो ओवरऑल पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करते हैं। तो रिसेशन से पहले ये जरूरी है कि ये तमाम जो मामलात हैं ये सेटल डाउन हो और कमोडिटी प्राइसेस और दूसरी चीजें नीचे आए, क्योंकि अदरवाइज फिर जो अगर हाई इन्फ्लेशन के साथ जब रिसेशन में एंटर होते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। फिर दुनिया की बहुत सी मईशतें जो हैं वो दिवालिया हो सकती हैं। तो उनको दिवालियापन से बचाने के लिए ये जरूरी है कि पहले कुछ चीजों को सेटल किया जाए। वो सेटल होंगी तो फिर आपके जो इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन करेगी और आपकी मईशतें सर्वाइव करने की पोजीशन में आएंगी, जो अगले कुछ साल तक इस जो पूरा कोविड के बाद से अब तक का मामला है उसको कूल डाउन करेंगी। फिर नए सिरे से ये दोबारा इन्फ्लेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगी जिसमें इन्फ्लेशन हाई होगी। सो इंटरेस्ट रेट का कम होना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये दो मेजर टारगेट हैं जो यूएस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं रिसेशन में एंट्री से पहले। और जो इस वक्त वर्ल्ड रिसेशन की जब बात की जा रही है तो ये दुनिया की मईशतों के लिए भी बहुत अहम है। तो अल्टीमेटली इस मुआहिदे का असर ये होगा कि आपकी पूरी दुनिया की जो जिसे कह लीजिए कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो जब डाउन आएंगी तो ओवरऑल मईशतों को थोड़ा सा फिस्कल स्पेस मिलेगा, वो कूल डाउन करेंगी और आपकी जो परचेज पावर है और फिस्कल स्पेस है वो डेवलप होगी। डेवलप होने से आपके लोग जो है या आपकी जो दुनिया के अवाम है वो अपने अपने ममालिक में सर्वाइव कर सकेंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा मोहम्मद नौशाद अली साहब। हमें मेरा अगला सवाल है मुजाहिद से। अच्छा मुजाहिद, क्या जंग बंदी के टाइम फ्रेम में इजाफा भी हो सकता है? ये देखें, जब दोनों फ्रीकैन बैठेंगे ये मामला तो उन्हें तय करने हैं कि जंग बंदी के औकात में या इसके टाइमिंग में कुछ इजाफा करना है या इसे परमानेंट जंग बंदी की तरफ लेकर जाना है। तो जो भी फैसला हो दोनों फरीकैन की कॉन्सेंट से होगा। और मेरा ख्याल है कि जैसा आप फरमा रही हैं कि कुछ टाइम एक्सटेंड होगा जिसके बाद मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कि इसका दूसरा दौर तक जाएंगे। मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दुरुस्त हो, लेकिन अभी जो 2 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं उनमें अगर मामलात मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाते तो लामहला इनका जो दूसरा सेशन है बैठक का वो भी होगा। वो इस्लामाबाद में ही होता है या कहीं और होता है, ये एक अलग बात है। जहाँ तक नौशाद साहब फरमा रहे थे कि लिबनान की
जंगबंदी जो है वो असल में उसके लिए अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं, यही ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन यहाँ ये दुरुस्त नहीं है कि उस जंगबंदी के लिए अमेरिका की गारंटी दरकार है ईरान को। अमेरिका पर किसी सूरत भी ईरान एतबार करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से इस जंगबंदी की मुज़ाकरात तक आने तक जो है जो ईरान ने उसके लिए भी गारंटीज, इंटरनेशनल गारंटीज मांगी थी, और स्क्रीन के पीछे यानी पीछे बैठकर ये गारंटी चाइना ने दी थी। और चाइना, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कुछ दिन पहले रात के लेट नाइट वो चाइनीज कॉन्सुलेट गए थे, जहां से उन्होंने टेलीफोन पर चीन के वजीर खारजा से बात की थी, जिसके बाद हमारे वजीर खारजा जो हैं इसहाक डार अगले रोज चाइना गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसा मैसेज था जो ज़बानी जाने वाला था, टेलीफोनिक या डिजिटल तरीके से उसे भेजने में उसकी लीकेज का खतरा था। तो उस विजिट के बाद ही आपने देखा कि दोनों तरफ के मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने को जो हवा मिलनी शुरू हो गई, और आज ये वक्त आया है कि दोनों एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठने को तैयार हैं। तो इसके लिए चीन की गारंटी मांगी थी। ईरान, जब तक ईरान इस वॉर में है, वो चाइना की गारंटी के अलावा किसी और की गारंटी नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी अपनी शराइत में ये भी शामिल है कि अमेरिका जो है वो दोबारा इस पर कभी हमला नहीं करेगा। जबकि ऐसे पहले आपस में इनकी जितने डायलॉग्स हुए, उन डायलॉग्स के दौरान ही अमेरिका ने 2 दफा बिट्रे किया, जिसकी वजह से जो ईरान है वो किसी सूरत भी अमेरिका की किसी तरह की गारंटी को मानने को तैयार नहीं है, मासिवाय चाइना और रशिया के, क्योंकि उनकी बहुत मदद की है इस जंग में। आपको पता है चाइना और रशिया दोनों आगे बढ़कर ईरान के साथ खड़े रहे हैं। रूस का तो इनके साथ डिफेंस एक मुआहदा भी है डिफेंस का, तो वो बड़ी खुल खुलाकर फेवर में खड़े रहे हैं। लेकिन इस आबनाए हरमज के साथ साथ एक आबनाए ताइवान भी है, अगर आपको याद हो, तो उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। असल में ये जंग बहुत सारी जंगों के साथ, जैसा नौशाद साहब फरमा रहे थे कि ये जंग बंद हुई तो इसके बाद यूक्रेन और रशिया वाली वॉर है, उसकी जंग बंदी की तरफ भी जाने की कोशिश की जाएगी। तो इसके साथ साथ एक तीसरी जगह है जहां वॉर शुरू होने वाली थी, इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, वो थी ताइवान। तो जो आबना ताइवान है उसके वो भी खासा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि ये जंग के साथ ही अटैच्ड हैं। इस जंग के दौरान ही अमेरिका के यहाँ इन्वेड करने के साथ चाइना ने ताइवान में इन्वेड करना था, लेकिन अभी उन्होंने वो छोड़ दिया, क्योंकि वो मसला मुज़ाकरात और सियासी तौर पर हल होने की तरफ जा रहा है। जो ताइवान की जो अपोजिशन लीडर हैं, 11 साल बाद वो चीन के विजिट पर गई हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है, और ये तय पाया है कि मुज़ाकरात और मामलात मिल बैठकर तय करेंगे। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वहाँ ये कहा भी कि ये ऐसा आबनाए ताइवान एक ऐसी जगह जिसके दोनों तरफ एक ही ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, एक ही कल्चर वाले लोग रहते हैं, और ताइवान को जो है वो चाइना का नया सूबा बनाने का प्रोग्राम है उनका। और यानी पॉलिटिकल तरीके से चीन ने जो सबसे बड़ा फायदा उठाया है इस वॉर में, वो पॉलिटिकल तरीके से ताइवान को समझ ले चीन ने अपने अंडर कब्जे में कर लिया, क्योंकि ये बड़ा वाज़े नजर आ गया था। यूएई में यूएस जो है वो बिल्कुल भी अरब की हिफाजत नहीं कर पाया, जो कि खुला सबके सामने नजर आने वाली चीजें थी, और शायद इसी चीज ने मजबूर किया ताइवान को कि वो चीन के साथ मिलकर किसी तरफ अपने इस इशू को लगाए। तो ये जंग जुड़ी है 2-3 जंगों के साथ। ये जो आज बैठक होगी, अगर ये कामयाब जाती है तो दुनिया में न सिर्फ रूस, यूक्रेन, बल्कि और भी जितनी जंगों के खतरात हैं वो मुनहदम होते जाएंगे। जी अच्छा मुजाहिद, अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात में कंट्रोल भी चाहता है, तो क्या ऐसा मुमकिन होगा? ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। ये अमेरिका की तकरीबन 47 साल पुरानी ख्वाहिश है, ये आज से नहीं है। 47 ईयर्स से इस कोशिश में है कि ईरान के मामलात में अमेरिका अपनी दखल अंदाजी कर सके, लेकिन इसमें वो किसी तौर भी कामयाब नहीं हो पाए। इसके लिए वाया इसराइल बहुत सारी साजिशें प्लान की गई। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जंग से कबल ईरान में शदीद किस्म के मुजाहरे हुए थे महंगाई के खिलाफ, और मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर लोग सड़कों पर आए थे और गवर्नमेंट ने उसको टैकल किया। लेकिन वो भी एक लिखी पड़ी साजिश का हिस्सा थी, जब बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग ईरान गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किए, और कल भी ईरान ने 2 या 3 जगह से 12 से ज्यादा अफराद को
गिरफ्तार किया है, जो स्टारलिंक और दूसरी नेट से इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन लीकेज कर रहे थे। तो ईरान बड़ा विजिलेंट रहा है अभी तक इस बारे में, खास तौर पर कि अमेरिका उनकी गवर्नमेंट में किसी तरह भी इंटरवीन ना कर पाए। तो मेरा नहीं ख्याल जो सेटअप है ईरान की गवर्नमेंट का, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जो इंतजामी ढांचा है, वो इस तरह का है कि वहाँ कोई ऐसी लीकेज हो सके जहाँ वो घुस सके। सो मेरा नहीं ख्याल कोई रास्ता है अमेरिका के लिए सवाए इसके कि वो मजबूर हो जाएगा अपने अड्डे इवन के यूएई से निकालने के लिए, और यही चाइना और ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जी अच्छा मुजाहिद, क्या पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में खित्ते की बड़ी कुव्वत बनकर नहीं उभरेगा? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, पाकिस्तान दुनिया भर में एक बड़े सफारतकार मुल्क के तौर पर सामने आया है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि दुनिया की सुपर पावर की जंग हो रही हो और उसको सीज फायर के लिए, उस जंग बंदी के लिए एक पाकिस्तान जैसा अंडर डेवलप मुल्क जो है वो अपना न सिर्फ किरदार अदा करे बल्कि दोनों फरीकैन उस पर एतमाद का इजहार करें। तो पाकिस्तान इनको इस टेबल तक ले आया है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, पाकिस्तान कामयाब हो चुका है सफारतकारी के मैदान में। इसलिए आप अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो इस्लामाबाद को जो है वो सफारतकारी का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल ऑफ डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। यानी आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर जहां भी डिप्लोमेसी का नाम लिया जाएगा उसमें इस्लामाबाद एक और जो है वो नुमाया सितारे की तरह नजर आएगा। सो पाकिस्तान ने जो इस जंग की मीडिएशन से गेन करना था मैक्सिमम, वो गेन कर लिया है। अगर ये जंग बंदी मुस्तकिल हो जाती है तो यूं समझ लें कि एक और गोल्डन सेरा जो है वो पाकिस्तान के सर पर वो ताज सज जाएगा। लेकिन इससे कबल भी जिस लेवल तक पाकिस्तान ने इसको लाकर डील किया है, दुनिया भर की अप्रिसिएशन ये बड़ा वाज़ेह दिखा रही है कि पाकिस्तान ने इसमें वो गेन किया है जो शायद पाकिस्तान को गेन करते हुए दर्जनों साल लग जाते। इसका एक और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो है जनूबी एशिया की सियासत में, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, जहां इंडिया अपने आप को एक सुपर पावर दिखाने के लिए हर तरह के झूठे ढकोसले गढ़ रहा था, मुख्तलिफ तरह की जिसको आप कहते हैं फिगर मैनिपुलेशन, उसके जरिए जो है खुद को पावरफुल और एक बड़ा दुनिया का लीडर, विश्व गुरु दिखाने के कोशिश में था। इंडिया की ये तमाम काविशें जो है वो बेसूद चली गई हैं। बल्कि यूं समझ लें कि मोदी का जंग से 2 रोज कबल जाकर इसराइल जाना और वहां स्टैंड लेना कि वो हर सूरत इसराइल के साथ खड़े हैं, इंडिया को उसने वो नुकसान पहुंचाया है कि उसका जो कद है बड़ा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की सफारती कद के आगे एक बोने की हैसियत में चला गया है। जी अच्छा मुजाहिद, आपको नहीं लगता कि इसराइल मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनेगा? देखें, इसराइल कभी भी मुज़ाकरात नहीं चाहता। आपको याद होगा कि पहले भी जितने अटैक्स हुए हैं मुज़ाकरात के दौरान ही हुए हैं, और मुज़ाकरात में जो है अमेरिका शामिल होता था, यूएस शामिल होता था, लेकिन इसके बावजूद जो है इसराइल अटैक करके न सिर्फ मुज़ाकरात को डी ट्रैक कर देता था बल्कि जंग की कंटिन्यूटी की तरफ को लेकर चले जाते थे। इसराइल ने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी इस तरह इस वॉर में एंगेज किया है कि उनके लिए बाहर जाना मुश्किल है, गो कि उन्हें इंतहाई बुरी नाकामी का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर जो पायलट ऑपरेशन के नाम पर, पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर जो यूरेनियम निकालने का ऑपरेशन किया। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें दर्जनों जहाज शामिल थे, कमांडोज की एक बड़ी तादाद शामिल थी, लेकिन उसमें यूएस की बदकिस्मती ये रही कि समझ लें कि वो वहां उतरे तो वो ईरान के ट्रैप में ही पूरे घुस गए। इसीलिए उनके जो 2 C-130 जो 4 प्रोपेलर्स वाले थे, फिक्स विंग वाले, वो और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, फिर लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे कमांडोज उस ऑपरेशन में मारे गए जो अपने झंडे, अंडरवियर्स और डॉक्यूमेंट्स तक वहां छोड़कर भाग गए थे, जो यहां से फरार हो सके। और वो इतनी शर्मिंदगी का बायस था। उसी के बाद ही ट्रंप जो है वो बुरी तरह झंझला गए थे और वो कोई रास्ता जंग से बाहर आने का तलाश कर रहे थे। और उसी दौरान ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट करके अपनी इजहार किया अपनी रजामंदी का कि वो इस तरह की कोई डील की तरफ चले जाए। अभी भी जेडी वैंस, जिन्हें मुज़ाकरात की टीम का हेड बनाकर भेजा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्हें ये ब्रिटिश अखबारों ने ये रिपोर्ट किया है
कि उन्हें ये टारगेट दिया गया है कि वो किसी सूरत भी इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें, और वो चाहे वो उसके लिए यूएस को कुछ फाइनेंशियल या किसी तरह का भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना ये उनका बुनियादी मिशन है। तो ऐसी सूरत में लगता है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ ही जाएंगे। जी अच्छा मुजाहिद, खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को मौजूदा सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं? देखिए, ताकत का तवाज़ुन मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है इस खित्ते में अपनी ताकत को एक सुपर पावर की तरह दिखाता था, एक ऐसे ऐसे प्रिटेंड करता था कि ये जनूबी एशिया की सुपर पावर है, जिसमें वो न सिर्फ दूसरे मुल्कों के खिलाफ जो है बुज़दिलाना, जो जिसको आप कहते हैं दहशतगर्द हमले, वो करवाते थे, बल्कि मर्डर्स तक की अटेम्प्ट की गई है बड़े लोगों की रॉ को पैसे देकर। तो अपनी खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन था, उसके गुब्बारे से पाकिस्तान ने भारत की तो हवा निकाल दी है। भारत का गुब्बारा जो है वो फटकर एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ ये जो ताकत का तवाज़ुन है वो अगर आप सही पूछे तो ईरान की तरफ शिफ्ट हो गया है। ईरान जनूबी एशिया की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसने न सिर्फ सुपर पावर को बल्कि दो सुपर पावर को एट अ टाइम न सिर्फ निपटा, बल्कि उनके जो इत्तेहादी 10-12 मुल्क थे उनके साथ भी मुस्तकिल फाइट की। तो एक मुल्क इतने सारे ममालिक के साथ फाइट करके कामयाब हो जाए तो खित्ते के ताकत का तवाज़ुन वाज़े सामने नजर आ जाता है। जी अच्छा मुजाहिद, मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान मुस्तकबिल में इन ममालिक से क्या फ़ायदे हासिल कर सकता है? देखें, जहां तक फायदे हासिल करने की बात है तो सबसे बड़ा फायदा तो पाकिस्तान को सफारतकार मुल्क के तौर पर सामने आकर हुआ है। दुनिया भर में पाकिस्तान का जो इमेज था इससे पहले, और वो इमेज बनाया गया था थ्रू रॉ, थ्रू CIA, मुख्तलिफ एजेंसीज के बाकायदा इसमें फाइनेंस पुट किया गया था कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट की तरह दिखाया जाए पूरी दुनिया में। लेकिन जब वक्त आन पड़ा तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है, बल्कि वो पुरअमन स्टेट है जो बड़े बड़े सुपर पावर्स की लड़ाई में भी अमन का रास्ता तलाश करते हैं। और पाकिस्तान ने अमन का ऐसा रास्ता तलाश किया है कि वो रास्ता जो है वो इस्लामाबाद आकर खत्म होता है, और इस्लामाबाद में ही वो टेबल सजा है जिस पर दोनों फ्रीकैन बैठेंगे, न सिर्फ आपस में पॉइंट्स पर अपने अपने पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, बल्कि अगर कोई थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए मार्जिन हुआ तो वो भी निकल सकेगा। ये बुनियादी असल इसका फायदा यही होगा मुज़ाकरात का कि जहां कुछ मार्जिन यूएस की तरफ से चाहिए या अगर ईरान की तरफ से चाहिए तो वहां पाकिस्तान जो है अपना किरदार अदा करेगा। खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात की जाए तो आपको याद होगा कि 3 से 4 रात पहले आसिम मुनीर साहब रात भर जो है वो जागते रहे। कभी एक कॉल पर वो अब्बास अराक्ची साहब से बात करते थे, और दूसरी कॉल पर वो स्टीव विटकॉफ से, और तीसरी कॉल पर प्रेसिडेंट ट्रंप से, और इसी तरह दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनको न सिर्फ वो अपडेट करते रहे अपनी एफर्ट्स के बारे में, बल्कि दोनों को टेबल तक लाने के लिए उन्हें जिस सहारे की भी जरूरत पड़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करके उसे न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि कामयाब भी हुए। तो पाकिस्तान का कद तो जी ये आपको नजर ही आ गया है पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसने बहुत सारे सफारती फायदे हासिल किए हैं। आप जहां तक बात कर रही हैं वो है फाइनेंशियल। तो जब ऐसा किरदार किसी मुल्क का होता है तो डेफिनेटली उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती है, डेफिनेटली उस मुल्क में जो है कारोबार भी तेज होता है। आपको पता है कि यूएई के हालात बुरे हैं, वहां से जो इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। गो के बड़ी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा चाइना और सिंगापुर जा रहा है, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट होगा, डेफिनेट होगा। तो पाकिस्तान को सफारती रिलेशंस के साथ साथ जी बिल्कुल मुजाहिद, बजा फरमाया आपने कि हर देखा जाए तो हर तरह से जो है मुल्क पे जो है वो मस्बत असरात पड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद फ़ारूकी साहब। अच्छा शहजाद, मैं अमन मुआहदे या जंग बंदी की मुद्दत में तोसी की सूरत में आलमी मईशत पर क्या मस्बत असरात पड़ सकते हैं? चल रहे जी अली
आपको बताएं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए मजबूत टीम भेजी है। अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का आज अहम तरीन मरहला। ईरान जंग रुकवाने के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। रेड जोन और तोसीही रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 12 अप्रैल तक हैवी ट्रैफिक दाखिला भी नहीं होगा। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर 9 शहजाद फारूकी ने। अच्छा शहजाद फारूकी साहब, क्या जंगबंदी के टाइम फ्रेम में इजाफा भी हो सकता है? देखिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और ख्वाहिश तो सबकी यही है कि आज ये मामला जो है वो हतमी तौर पर तय हो जाए, लेकिन ये इतना डेलिकेट मामला है और इसमें इतनी नज़ाकतें पिन्हा हैं कि इनको निपटाने के लिए कोई टाइम पीरियड की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि दोनों तरफ से इस बात का इंदिया दिया गया है कि वो अपने अपने मतलूबा अहदाफ के हसूल तक वो शायद किसी मुआहदे पर साइन नहीं करेंगे। एकदम